बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के किए कराए पर पानी फेरना चाहते हैं। जो भी कोई कार्य करे उस पर पानी फेर दो। और इनकी तस्वीर आप देखिए, ये वही कॉकरोच हैं जो झारखंड के छात्रों का आंदोलन खराब कर रहे हैं। ये वही तिलचट्टे हैं दर्शकों, जो झारखंड में बैठे भूखे प्यासे अनशन पर बैठे छात्रों का आंदोलन खराब करने आए। लेकिन आज छात्रों ने इन कॉकरोचों को, तिलचट्टों को बढ़िया सबक सिखाया है। आपको बताएंगे एक एक तस्वीर, रांची में आज क्या हुआ, देखिए एक झलक। आने में 14 दिन क्यों लगते हैं, यही बता दीजिए। छात्रों की जानकारी आज क्यों है? नहीं, माइक दीजिए जनाब। बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू तो आप पे है ना। कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं सब Yes, now तुम सर now you listen to बाहर का सर तुम्हें बाहर का I don't want you inside my house। तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। वेटिंग नहीं चलता, वेटिंग नहीं चलता। जज मत करना, थप्पड़ खींच के बजा देंगे यहीं पे, समझे? दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो तस्वीर आपने देखी ये सिर्फ एक झलक थी। लेकिन रांची में टुकड़े टुकड़े गैंग आज जब आंदोलन करने के लिए पहुंचा तो रिपब्लिक भारत ने अच्छी खबर दिखाइए। जरा इस तस्वीर को एम्बियंस सुनाइए इसका। मारो उसको, मत मारो, मत मारो। कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। उसको छोड़ो, अरे उसको छोड़िए, छोड़िए, नीरज छुड़वाइए उसको यार। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं जो नेहा बोरा पहुंची आंदोलन को खराब करने टुकड़े टुकड़े गैंग से, उसके ऊपर आज स्याही फेंकी गई। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। जिस स्याही फेंकी वो आपको दिख रहा है। देखिए 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 क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या होगा, देखिए देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या होगा, देखिए देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या होगा, देखिए देखिए क्या हुआ, देखिए 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 क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए देखिए। ये एजेंट है दर्शकों, एजेंट जो आंदोलन को खराब करने आए। देख रहे हैं आप, स्याही फेंकने वाले शख्स की पिटाई कर दी। वहां पर कितना हंगामा हुआ दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए इसका। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब रिपब्लिक भारत ने इनको पकड़ा
और ये एजेंडा फेल करने वालों से सवाल किया तो हमारे सहयोगी सागर के साथ नेहा बोरा बदतमीजी करने लगी। सुनवाइए जरा उसके बाद क्या हुआ। आप लोग और आपकी टीम 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी आप माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं, भूख हड़ताल के साथ। भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? सवाल पूछे थे, जवाब सुनिए। नहीं, माइक दीजिए, जवाब दीजिए। मौत हो रही है। दर्शकों देखा आपने ये कितने बदतमीज हैं, क्योंकि इनकी हरकत मंच पर समझ में आ गई। ये अपनी सियासत चमकाने आए थे, एजेंडे के तहत आए थे और वहां पर छात्रों ने इन्हें मंच से भगा दिया। सुनवाइए जरा उस दौरान मंच पर क्या हुआ, दिखाइए फुल फ्रेम में। भगाया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंच से उतारा जा रहा है। सभी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है नेहा बोरा को। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हंगामा किस तरह से हो रहा है, उसको आया है बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर आप समझ सकते हैं कि नेहा बोरा मंच छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, तो मंच से उसको उतरने के लिए बोला गया, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है छात्रों के द्वारा। देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है, पकड़ के। लेकिन दर्शकों आज तो गजब हो गया। आज तो नेहा बोरा से जब सवाल किया गया, उन्हें जब भगाया गया मंच से, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। हमारे मंच में आके मस्ती से बात करिए। हमारे मंच में आके मस्ती से बात करिए। हमारे मंच में आके नेहा से कहा बाहर जाइए। और ये आपको याद है दर्शकों, ये कॉकरोच छाप आंदोलन में बिरयानी बांट रहा था। हालांकि कॉकरोचों ने बाद में इसे भगा दिया और इसने खुद इस बात को कबूला था। लेकिन आज ये वहां आंदोलन में पहुंचा। सवाल ये कि ये किसके इशारे पर गया है, क्योंकि जब जुनैद से दर्शकों हमने सवाल किया, अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। जुनैद से पूछा कि कॉकरोच तो आपको भगा चुके हैं, तो जुनैद घबरा गया, भागने लगा। दिखाइए जरा इसे। जो नैरेटिव जो काम से जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं, फंडिंग को लेकर बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। जुनैद बताइए। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं, सब साथ दे रहे हैं। तो देखिए ये जुनैद, टच मत करना, थप्पड़ खींच के बजा देंगे यहीं पे, समझे? ऑन कैमरा थप्पड़ बजा देंगे मुंह पे। देखा आपने दर्शकों, जब इनसे सीधे सवाल करो तो ये बदतमीजी करने लगते हैं। और आज रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स ने अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि ये जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है जहां पर फूहड़ रील बनाई जा रही थी और गालियां दी जा रही थी। ये रांची के छात्रों का आंदोलन है और इस मंच पर दर्शकों सिर्फ छात्र हैं। डंके की चोट पर ये कह रहे हैं यहां पर सिर्फ छात्र हैं और देश भर के लोग इन छात्रों के साथ हैं। इसके बाद दर्शकों राष्ट्र विरोधी जितने भी हैं जो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं, छात्रों ने उन्हें मंच से उतार दिया है। कहा कि हमारे मंच पर राष्ट्र विरोधियों की कोई जगह नहीं है। और आपको बताऊं, ये आजादी के नारे लगाने वाले आज चले गए थे आंदोलन में, लेकिन देखा ना क्या हश्र हुआ उनका। आगे आपको बताऊंगा छात्रों ने कैसे उन्हें मंच से नहीं पूरे आंदोलन से निकाल बाहर फेंका है। इसके बाद छात्रों ने आज एक कड़ा मैसेज दिया है। जो जेंजी के नाम पर गालियां दी जा रही थी, झारखंड के छात्रों ने बता दिया कि गाली गलौज से आपको बचना चाहिए। आप शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से भी आंदोलन कर सकते हैं और सभी से कहा है कि आप कानून के दायरे में रहें। यही अंतर है दर्शकों, जंतर मंतर पर फूहड़ आंदोलन जो चल रहा था और जो रांची में आंदोलन चल रहा है, यही अंतर है, यही परवरिश का अंतर है जिसको पूरा देश सलाम कर रहा है कि हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं। दिखाइए।
चलिए। देखिए कैसे बाहर निकाला जा रहा है, पकड़ के कैसे पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र एक एक कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग अडिग है, लेकिन सच्चे छात्रों के आंदोलन को डीरेल करने की साजिश होने लगी। कुछ कॉकरोच छाप गुंडे प्रोटेस्ट में घुस गए, माहौल खराब करने लगे, जिसका छात्रों ने मुंह काला कर दिया। सत्याग्रह पर बैठे छात्रों ने खुद कहा वो 10 अगस्त को सीएम आवास विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन 3 दिन पहले इस आंदोलन में अचानक टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई। हंगामा किया गया, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया गया, लेकिन इनका एजेंडा सफल नहीं हो पाया। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी आप माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल पे शादी, भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। जंतर मंतर पर देश विरोधी, धर्म विरोधी, जाति विरोधी नारा लगाने वाले ये कॉकरोच आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में है। आखिर किसके इशारे पर? क्या इसके पीछे राहुल गांधी हैं, अभिजीत दीपके हैं, या फिर लेफ्ट का प्लान हेमंत सोरेन को डिफेंड करने का है? लेकिन आज तो गजब हो गया दर्शकों। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन डीरेल कर देंगे, लेकिन इन्हें वहां के छात्रों ने सबक सिखाया है। कैसे दर्शकों? ये आपके सामने आप देख रहे हैं। यहां आप देखिए दर्शकों, आंदोलन का मंच है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले डपली लेकर पहुंच गए। सत्याग्रह पर बैठे छात्र विधानसभा मार्च की तैयारी में है। जॉब चोरी के खिलाफ सीएम सोरेन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ठीक उससे पहले छात्र आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश हुई। बिना समर्थन मांगे आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा दिल्ली से रांची चली गई। इस दौरान नेहा बोरा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाने लगती हैं, जिस पर छात्रों ने नेहा बोरा के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। छात्रों ने कहा यहां सरकार इंडी गठबंधन के समर्थन की है। उनका विरोध सीएम हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन नेहा बोरा माहौल खराब करने की कोशिश करने लगी। इस दौरान आंदोलनकारी छात्र ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकी। ये एआई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक हुए इस घटना से आंदोलन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। नेहा बोरा के समर्थक हंगामा करने लगे और बवाल मचाने लगे। साथ ही स्याही फेंकने वाले छात्र के साथ लिंचिंग की कोशिश की गई। आपको बताएं, वहां मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। ऐसे में 14 दिन से आंदोलन करने वाले छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने कहा कि उनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंच पर ऐसे किसी भी तत्व को जगह नहीं दी जा रही है जो जंतर मंतर पर देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगा चुका हो। इसके लिए छात्रों ने कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई है। और यही बताता है दर्शकों कि झारखंड के छात्र पीछे नहीं हटेंगे। सुनिए। नेहा बोरा कौन है, हम लोग नहीं जानते हैं और नेहा बोरा से हम लोग का लेना देना कोई नहीं है। यदि नेहा बोरा हमारे मुद्दों को लेकर इतनी संवेदनशील होती तो 7 अगस्त को अपना मार्च नहीं निकालती। 10 अगस्त को जब हम लोग का मार्च निकलता वो साथ हाथ में हाथ मिलाती। 10 अगस्त को साथ में चलती। अलग से एजेंडा था, ये आंदोलन को कमजोर करने की प्रयास चाहिए। यहाँ पे कौन प्रोटेस्ट में कोई अलग मांग तो नहीं है। यहाँ पे भी स्टूडेंट है, वहाँ पे भी स्टूडेंट है। आपको लाइमलाइट पे आपको काम करना है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मीडिया फोकस करनी, लाइमलाइट वहाँ पे ज़्यादा था, इसीलिए आपने वहाँ पे काम किया। हम चाहते हैं कि आप नैतिक सपोर्ट करो। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आके हमारे मंच पे बैठिए, अनशन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। हम इसका तो मांग नहीं करें, हम करें कि आप सपोर्ट करो। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि जो शांति प्रतीक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक अलग दिशा देने का रूप यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपना चेहरा चमकाने के लिए, हम लोग किसी को बुलाए नहीं है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये लोग आंदोलन को खराब करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इनकी सच्चाई सामने आ रही है। ये आप देखिए दर्शकों, छात्र भूख हड़ताल पर है, छात्रों की तबीयत खराब होती जा रही है। देखिए, जरा दिखाइए, इन छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। कई छात्रों को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है, क्योंकि कईयों ने भूख हड़ताल से कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हेमंत सरकार मांगे नहीं मानेगी।
पता कब सुनेंगे, ये लोग का दुख कितना देखा नहीं जा रहा है। वो लोग को नहीं सोच रहा है कि इतना दिन से ये लोग भूख हड़ताल में है। कभी एक दिन बिना भूखे नहीं रह सकती थी वो लोग, अभी इतना 4-4 दिन से 5-5 दिन रात से भूखे हैं। सोचिए आप दर्शकों, बच्चे भूखे मर जाएंगे लेकिन सोरेन सरकार को कोई मतलब नहीं। कई तो ऐसे भी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को यहां पर लेकर पहुंची हुई हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। मासूम बच्चे भी अब क्या करें, उनको घर छोड़ नहीं सकते और आवाज उठाना जरूरी है, इसलिए आंदोलन में अपने बच्चों को भी साथ ला रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये कॉकरोच छाप कई सारे आए हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। उनकी तस्वीर आप देखिए और वहां क्या हो रहा है सुनवाइए हमारे दर्शकों को। आप मेरा एडमिट कार्ड देखेगा ना? नहीं दिखाएगा। आप मेरा देखेगा ना? क्यों दिखाएगा? दिखाने के लिए सोचिए दर्शकों, इस सारा एक नेक्सस लग गया है छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आंदोलन अच्छा है, ठीक तरह से चल रहा है, इसमें देश विरोधी नारे नहीं लग रहे और हेमंत सरकार मुश्किल में आ गई है। ये हेमंत सोरेन कुर्सी से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 14 दिन से अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है दर्शकों। राहुल नाम के आंदोलनकारी छात्र को अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले 2 और छात्र भूख की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। यहां तक कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत नाजुक बनी हुई है। देवेंद्र नाथ फिलहाल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। बावजूद अनशन पर बैठे छात्र हड़ताल छोड़ने के मूड में नहीं है। उनका कहना है जब तक सीएम सोरेन उनकी मांगे नहीं मान लेते, इसी तरह से छात्र बीमार होते जाएंगे लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। वहीं सीएम सोरेन छात्रों से बात करने के लिए नई शर्त लेकर आ गए। सीएम सोरेन ने कहा चर्चा होगी लेकिन सिर्फ छात्र शामिल होंगे। वहीं छात्रों ने भी साफ कर दिया है कि प्रतिनिधिमंडल में 11 लोग रहेंगे। सुनिए कौन कौन रहेगा। इसमें 8 छात्र रहेंगे, 1 वकील रहेगा और 2 मीडिया के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। छात्रों का कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री से 1-to-1 बात होगी। जितनी भी शर्तें हैं सभी आपको माननी पड़ेंगी, नहीं तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और आपको बताएं, इसे लेकर सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई सख्त जवाब नहीं आया। सुनिए जरा। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो की समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश करें। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये छात्र आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं और ऐसा हुआ क्या है झारखंड में जो सीएम सोरेन मान नहीं रहे। दरअसल झारखंड में दर्शकों विरोध नौकरी चोरी का है। उस सिस्टम का विरोध है जिसमें हजारों छात्रों के भविष्य को सिर्फ पैसे की खातिर बेच दिया गया। बाकायदा दर्शकों रेट तय किया गया। अगर आपको नौकरी चाहिए तो परीक्षा नहीं, आपको रुपया देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, नोट देने पड़ेंगे। और डीएसपी के लिए आपको बताता हूं 1.2 करोड़ तो सीजीएल के लिए 70 लाख रुपए, एफआरओ के लिए आपको 80 लाख देने पड़ेंगे और बीएसओ की नौकरी के लिए आपको 40 लाख। अगर आपको बीडीओ बनना है तो 90 लाख ले आइए, फेंक दीजिए। और पीजीडी के लिए 30 लाख रुपए, सीओ के लिए भी 1 करोड़ है, एसआई के लिए 39 लाख। ये रेट लिस्ट आप देखिए। इसी रेट लिस्ट के लिए झारखंड में पेपर लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्र ही बेच दिया, क्वेश्चन पेपर ही बेच दिया। आरोप बीजेपी लगा रही है, यह आरोप छात्रों का है, जिसके बाद झारखंड में आंदोलन अब तेज हो गया है। छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश हुई। ये अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर स्याही फेंकी गई है, ये तो आपने देखा। लेकिन अब वो कॉकरोच छाप, कॉकरोच जनता पार्टी का दीप के, सौरभ दास, राका, ये तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये स्लीपर सेल घूम रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों के दर्शक उन्हें एक्टिव कर दिया है। ये जंतर मंतर पर आजादी आजादी के नारे लगाने वाले हैं। ये रांची चले गए,
और छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन छात्रों ने इन्हें देश के सामने एक्सपोज कर दिया, मंच से उतार फेंका। छात्रों ने आयशा नेता नेहा के मुंह पर स्याही फेंकी और छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने के लिए ये बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार बता रही है। सुनिए सर। भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? सोचिए आप दर्शक, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, इनका प्लान सब जानते हैं, छात्र भी समझ गए। उन्हें पता है कि उन्हें भटकाने की कोशिश हो रही है, चाहे ये बिरयानी वाला जुनैद हो या फिर कोई और बाहरी। ये जितने भी कॉकरोच छाप हैं, इनको आंदोलन में भेजा जा रहा है दर्शकों। ये दीपके, ये जुनैद आप देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो दिल्ली में सुरक्षा बलों पर पत्थर चलवाते हैं और अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ बदतमीजी करते हैं। दीपके ने आज यही किया है दर्शकों। ये कॉकरोच छाप लोगों की सच्चाई है। सुनिए आज दीपके ने कैसी बदतमीजी की। असं मी आज बोललोय, आजपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही झाले कोणत्याच पोलिसांनी, आणि मी आज तुम्हाला पहिल्यांदा बघतोय कोणत्या डिपार्टमेंटचे तुम्ही? एक मिनिट, कोणत्या डिपार्टमेंटचे? डिपार्टमेंट विचारलं. पोलीस स्टेशन कोणतं आहे तुमचं? डेजिग्नेशन काय तुमची? पीएसआय. नाव तुमचं? नाव लिहून घे संदीप. नाव लिहून घे. तुम्ही नाही सांगणार मी कोणाला भेटणार, कोणाला मी ठरवणार. ते लोक मला भेटायला येतात आणि मी ज्यांना हात बोलतो ते येतील. तुम्ही कोण ठरवणार आहे? आपले तुम्हाला आज मी पहिल्यांदा बघतोय सर इथं. त्याला तुम्हाला मी पहिल्यांदा भेटतोय, तुम्ही नाही ठरवणार आहात कोण येते. लोक मला भेटायला येतात. प्लीज तुम्ही बाहेर जा सर, तुम्ही बाहेर जा. आय डोंट वॉन्ट यू इनसाइड माय हाऊस. तुम्ही बाहेर जा. आणि असं चालणार नाही. मला जे लोक भेटायला येतात त्यांना असं बोललेलं मला आवडणार नाही. दर्शकों, इन तिलचट्टों की, कॉकरोचों की यही सच्चाई है और अब देश इन्हें जान चुका है, समझ चुका है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके काम की खबर लेकर आया हूं। अगर आप भी मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो आपके काम की खबर है, यूपीआई पर चार्ज लगेगा। यह खबर जैसे ही आई, सबके मन में सवाल उठा, क्या अब यूपीआई से पैसे देने पर कोई चार्ज लगेगा, कोई पैसा देना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं देता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। यूपीआई पेमेंट पर अब चार्ज लगेगा। हां, यह बात सत्य है, लेकिन किस किस पर लगेगा, कितना लगेगा, क्या आप भी उसमें शामिल हैं? नहीं दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर आप देखिए, संशोधित टैक्स बिल पर यूपीआई में जो अलग अलग चार्ज लगते हैं उसको लेकर सिंप्लीफाई किया गया है और संसद में एक बिल पास कर दिया गया। सुनवाइए जरा एम्बियंस। 2025 माननीय मंत्री जी। सर, मैडम, I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act. लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको भी पैसा देना पड़ेगा तो यह सत्य नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसी तैयारी सरकार की है। यूपीआई पेमेंट को लेकर इस वक्त कई तरह के भ्रम चल रहे हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि यूपीआई करने पर चार्ज लगेगा। दरअसल अफवाह फैलाने वाले आपको आधा सच बता रहे हैं, उन तक पूरा सच आप लोग पहुंचा दीजिए। आम आदमी को यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये सुन लीजिए, आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह चार्ज B2B ट्रांजैक्शन यानी कारोबारियों के पेमेंट पर लग सकता है। आम ग्राहक के यूपीआई पेमेंट पर सिर्फ कारोबारी को चार्ज देना होगा। इसको लेकर संशोधन विधेयक भी सरकार ने पास कराया है। इस बिल के पास होने के लिए चलते यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने का रास्ता खुल गया है। लेकिन बिल पास होने का मतलब यह नहीं कि अब यूपीआई करने पर पैसा लगने लगेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन अब तक बिल्कुल फ्री है और पहले की तरह ही चल रहा है। हालांकि 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर जल्द ही चार्ज लगाने की चर्चा है। दर्शकों, भविष्य में चार्ज MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर लगाया जा सकता है। यह खबर है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो शुल्क होता है जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने में लगता है। इसे लेकर बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाते हैं आपको।
यूपीआई पे चार्जेस है वो आम आदमी पे नहीं लग रहा, जो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ उस पर लग रहा है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, उस पर लग रहा है। और जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती थी, मान लीजिए कि हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो उस पर बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं, बैंक ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यूपीआई ने क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, अभी तक चार्जेस नहीं लिए, अभी तक लोगों को राहत तो नहीं कहूँगा, एक प्रिविलेज दिया हुआ था। तो यदि वो थोड़े से चार्जेस ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें गलत है, क्योंकि वो भी तो मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए। आज तक कोई ऐसा इस साल कानून बना है जो जनता के लाभ के लिए बना हो? सिवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो अब आपके जेब पैसा कट जाते कि नहीं कट जाते? ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम हो, सिर्फ लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए और उसको रेवड़ियों के रूप में कैसे बांटा जाए, यही काम है। लेकिन दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण खबर आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कई देश भर से हमसे सवाल पूछे गए कि भाई यूपीआई से ऐसा क्या हो रहा है जो पैसा लिया जा रहा है। आपको बताता हूं दर्शकों, जो यूपीआई आप चलाते हैं, इसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ा सर्वर लगता है और सर्वर भी चलता है। उस सर्वर को चलाने के लिए भी पैसा लगता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए चार्ज की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कितना चार्ज वसूला जाएगा, चार्ज क्यों जरूरी है। पिछले 7 साल में यूपीआई का इस्तेमाल भारत में तेजी से बढ़ा है। कुल डिजिटल पेमेंट का 80% से ज्यादा हिस्सा यूपीआई का है दर्शकों। हर दिन यूपीआई पर औसतन 66 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी सोचा है आपने, दिन हो या रात, 24 घंटे यूपीआई कैसे चलता है? दरअसल यूपीआई को चालू रखने के लिए एक सिस्टम काम करता है दर्शकों। अरबों ट्रांजैक्शन के लिए भारी भरकम सर्वर्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है, जिसका खर्च बैंक और सरकार उठाती है। फ्री यूपीआई की वजह से हर साल 20,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ता है। बड़े कारोबारियों पर अगर 0.25 उससे लेकर 0.4% तक चार्ज लगे तो बोझ कम हो सकता है। आपको बताएं, ब्राजील में यूपीआई जैसा ही पिक्स सिस्टम है जिस पर 1% तक चार्ज लगता है। थाईलैंड में प्रॉम्प्ट पे है, जिससे आप पेमेंट करते हैं उसमें 5 से 24 रुपए तक वसूले जाते हैं। आपको बताएं, सिंगापुर में पेनाउ सिस्टम के जरिए कारोबारियों से 0.5% तक शुल्क लिया जाता है। अमेरिकी सरकार बैंकों से प्रति क्रेडिट ट्रांसफर पर 3.80 रुपए चार्ज करती है और इसलिए भारत में भी इसी की तैयारी है। एक्सपर्ट शरद कोहली क्या कहते हैं, सुनिए। वाली बात यह है कि 95% ट्रांजैक्शंस, जो टोटल 2200 करोड़ प्रति माह ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो 2200 करोड़ में से 95% ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 रुपए से कम के हैं। परंतु वैल्यू वाइज हम देखें तो 2/3 ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 रुपए से ऊपर के हैं। और जो पूरी की पूरी ये यूपीआई की प्रणाली चल रही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है, इसमें साइबर सिक्योरिटी का खर्चा है, फ्रॉड मॉनिटरिंग का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, पेमेंट ऐप्स इन्वॉल्व हैं, जितनी भी पूरी प्रणाली इन्वॉल्व है, अभी एक तरह से ये सब्सिडी की तरह काम कर रहा है। लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, सुविधा मिलती रहेगी और छोटी पेमेंट्स वालों को तो वैसे ही चिंता करने की जरूरत है। पर मुझे लगता है आम आदमी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, एक चीज जरूर सरकार को ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो बिजनेस संस्थान अपना MDR जो 2000 से ऊपर पेमेंट होगी उसको लोगों तक पास ऑन ना करें। दर्शकों, भारत में महत्वपूर्ण खबरें मैंने आपको बताई, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है? दर्शकों, मिडिल ईस्ट में इस समय एक और फ्रंट खुल रहा है और ईरान पूरी तैयारी में है कि वो सऊदी को छोड़े ना, लेकिन इस्लामिक नाटो पर हुतियों का हमला ये बता रहा है कि ईरान हुतियों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। आज कैसे सऊदी पर हमला हुआ, देखिए।
بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप सऊदी के मिलिट्री कैंप पर जोरदार हमला किया है और हूती विद्रोही अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। दिखाइए जरा, खतरनाक हमला हुआ है। या अल्लाह या अल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लेकिन दर्शकों खबर यह है कि यमन में जो सऊदी तैनात है, जो सऊदी आर्मी है, उस पर भी हमला किया जा रहा है और हूती हमले में 60 सैनिकों की मौत की खबर है। दिखाइए जरा ऐसे फुल फ्रेम। सबसे खतरनाक हमला हुआ है दर्शकों, जो हथियार डिपो है उस पर निशाना लगा के हमला किया और देखिए रेगिस्तान में अब धुएं का गुबार। दिखाइए जरा। هذه اللحظة इस्लामिक नाटो की नींव पड़ते ही सऊदी पर हूती विद्रोहियों ने आग बरसा दी। ईरान से निकले युद्ध के शैतान ने सऊदी में ऐसी तबाही मचाई कि मुनीर और एर्दोगन बस देखते रह गए। ईरान के पालतू हूती विद्रोहियों ने यमन से लेकर सऊदी तक भयंकर बम बरसाए। शहबाज मुनीर के सामने सऊदी के 58 सैनिकों की लाशें बिछा दी और पाकिस्तान बैठा बैठा देखता रहा। तो क्या सऊदी में हुई तबाही का मुनीर बदला लेगा? क्या एर्दोगन के हथियार हूती ठिकानों पर बरसेंगे या नाम का इस्लामिक नाटो किसी काम नहीं आने वाला? लेकिन दर्शकों सोचिए आप, ये इस्लामिक नाटो सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब आर पार के मूड में है और डोनाल्ड ट्रंप की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। दर्शकों दो खबर आज आपको बताऊंगा। यूएस ईरान के बीच मामला सुलझते ही नई जंग भड़क गई है। दर्शकों हूती विद्रोहियों ने सऊदी और यमन में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन में मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हुआ। हूती विद्रोहियों के हमले में सऊदी यमन के 58 सैनिकों की मौत हुई। अपडेट आपको बता दूं, यह संख्या 60 तक चली गई है। हूती विद्रोहियों का दूसरा हमला सऊदी के नजरान शहर पर हुआ। सऊदी पर हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए हैं और भारी तबाही की तस्वीर भी देखने को मिली। 10 दिन में सऊदी पर हूती विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले सऊदी की रिफाइनरी और पोर्ट पर हमले किए गए थे। हूती विद्रोहियों के नए हमले से खाड़ी में शांति फिर से खतरे में पड़ गई है। यमन और सऊदी दोनों ने ईरान समर्थित हूती से बदला लेने की बात कही है, जबकि हूती पर हमला एक तरह से ईरान को उकसाने जैसा होगा। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप पर एक प्रोफेसर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दर्शकों शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट पेप, जो आपको दिख रहे हैं ट्रंप के बगल में खड़े हुए हैं। पेप का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनके पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो ईरान के बढ़ते प्रभाव को स्वीकारें या फिर जंग को और ज्यादा बढ़ने दें। तो क्या यह माना जाए कि ईरान इन्हीं शर्तों पर मजबूर करने के लिए ट्रंप को उकसा रहा है?
क्योंकि हूती विद्रोहियों का रिमोट कंट्रोल तेहरान यानी ईरान के पास है, खलीफा के पास है, मोस्तबा के पास है, और इसलिए सऊदी और यमन में हमले हो रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। IRGC का एब्सोल्युटली क्लियर है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो हम खाली अकेले नहीं मरेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। उसी फिलॉसफी के अंडर उन्होंने बाकी गल्फ के देशों के ऊपर हमला किया इस आड़ में कि हम यूएस बेसिस पे हमला कर रहे हैं, पर उन्होंने खाली हमला यूएस बेसिस तक नहीं रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमले किए हैं। जहां तक सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से, टर्की से इनके साथ कोलिजन कर रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल हमको हुदीज के साथ ग्राउंड इन्वेजन करके इनको फिजिकली खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए वो जो भी अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके एक कोलिजन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या वो कोलिजन इफेक्ट होता है नहीं होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो हुतीज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, हूती विद्रोही दुनिया जानती है, ईरान समर्थन है, ईरान का पूरा समर्थन है हूतियों को, और इसीलिए हूती विद्रोही लगातार धमकी देते हैं यमन सऊदी को शमशान बना देंगे, यानी ऐसा हमला किया जाएगा ना सऊदी भूलेगा ना यमन भूलेगा। दर्शकों ये हमला तब हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच में डील लगभग तय हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस ओर इशारा कर चुके हैं, लेकिन एकाएक हमले सवाल पैदा करते हैं कि क्या खलीफा को यह डील मंजूर नहीं है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर तो यह भी है दर्शकों कि सऊदी पाकिस्तान जो डील हो रही है उस डील से यह भी खुश नहीं है, यानी जो इस्लामिक नाटो हो रहा है, पूरी तरह से बन रहा है, उससे भी खुश नहीं है। तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए, आपको पूरा एक एक जो भी मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम चल रहा है उसे विस्तार से समझाएंगे। क्योंकि खबर यह है इन्होंने जो गठबंधन बनाया है दर्शकों मिलकर, इसको और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। अभी यह गठबंधन बना है कुछ देशों में, ये इस्लामिक देश है, लेकिन और इस्लामिक देशों को लेकर आया जाएगा और संगठन बनेगा इस्लामिक नाटो। लेकिन ये सिर्फ दिखावे का संगठन है। देखिए आप, इस्लामिक नाटो के सदस्य। सऊदी पर हूती हमले को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है दर्शकों। दावा ये जो हूती विद्रोही हैं ये इस्लामिक नाटो के गठन से खफा हो गए, क्योंकि हूती विद्रोही इस्लामिक नाटो को अपने लिए खतरा मानते हैं। जबकि इस वक्त इस्लामिक नाटो के 3 देश सऊदी में पहुंचे। हमले के वक्त शहबाज शरीफ और असिम मुनिर सऊदी में मौजूद थे। दरअसल सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की के बीच नई डिफेंस डील हो रही है। तुर्की के हथियार, सऊदी का पैसा और पाक के न्यूक्लियर को जोड़ने की तैयारी है। लेकिन इस डील को ईरान के साथ हूती विद्रोही भी खुद के लिए खतरा मानते हैं। कैसे, समझिए इसे। दरअसल हूती यमन का एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक संगठन है, मजहबी संगठन। हूतियों को सीधे ईरान इस्लामिक रिजीम से समर्थन प्राप्त है। 2011 की अरब क्रांति के बाद हूती ने यमन पर कब्जा शुरू कर दिया। 2014-15 के आसपास हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यमन सरकार को बचाने के लिए 2015 में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर जंग छेड़ दी। सऊदी अरब के साथ हूती विद्रोहियों की यह दुश्मनी पिछले 11 साल से लगातार जारी है। अगर इस्लामिक नाटो बन गया दर्शकों, तो हूती को 3 देशों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए हूती विद्रोही सऊदी पर हमला कर डील को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर डील रुकेगी तो हूती विद्रोही जी सकेंगे, नहीं तो उनका मरना तय है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये तीनों मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं जिसको कहा जा रहा है, एक नकली नाम दिया जा रहा है इस्लामिक नाटो। इस्लामिक नाटो ये हो नहीं सकता। 58 कंट्रीज के 3 कंट्री अगर इस तरह का अलायंस बनाते हैं और अगर वो नाटो का पैरेलल माना जाए तो वेल, या तो नाटो गलत है या दुनिया गलत है। बट फिर भी एक अलायंस बनाना अपने आप में अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये अलायंस और इस अलायंस के बनने पर, इससे बनने से पहले पाकिस्तान और सऊदी का भी अलायंस बना हुआ है, स्ट्रैटेजिक डिफेंस जो उनकी पार्टनरशिप है। बट सऊदी पर अटैक होने पर
पाकिस्तान कर तो कुछ नहीं पा रहा है। हुतीज ओपनली सऊदीज को चैलेंज कर रहे हैं, और अगर हुतीज सऊदी को चैलेंज करते हैं तो इसका मतलब है ये सो कॉल्ड इक्विवेलेंट टू नेटो, दैट इज इस्लामिक नेटो अलायंस जो है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब दर्शकों, एक और खबर आपके काम की। युद्ध चल रहा है और युद्ध से दुनिया में तेल की सप्लाई ऐसी बाधित हुई कि पूरी दुनिया परेशान हो गई, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ाया। E20 ब्लेंडिंग, और अब दर्शकों गोवर्धन स्कीम आई है। ये स्कीम क्या है, आखिर ये आपसे कैसे जुड़ी हुई है, आइए आपको विस्तार से समझाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। सीएनजी गाड़ियों में अब बायो सीएनजी डलेगी दर्शकों। पेट्रोल लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग उसमें हो रही है, धीरे धीरे उसे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, और अब सीएनजी में भी बायो सीएनजी की ब्लेंडिंग की तैयारी है दर्शकों। आपको बताएं, कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दर्शकों। यह फैसला भारत के आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब दर्शकों एक और अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं, तैयारी क्या है। का गोबर पराली कचरे से बायो सीएनजी बनाई जाएगी, और ये स्कीम पूरी तरह से अभी लागू नहीं होगी, इसके लिए तैयारी शुरू की जाएगी दर्शकों। लेकिन हां, भविष्य में हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। शेष और पशुओं का गोबर सिर्फ कचरा है, अब यही जैविक अपशिष्ट बन सकता है स्वच्छ ऊर्जा का आधार। गोवर्धन योजना जैविक अपशिष्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद में बदलने को बढ़ावा देती है। इससे मिलेगा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। आइए गोवर्धन के साथ कचरे को संपदा में बदलने की इस पहल का हिस्सा बने। क्या आपके घर का गीला कचरा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बन सकता है अगर गीले कचरे को अलग करके एकत्र किया जाए? बताता हूं कि आखिर इसकी तैयारी कैसी है। आइए जरा आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। सबसे पहले बात पेट्रोल की। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की योजना है दर्शकों, इसे लागू कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। इधर डीजल में दर्शकों 15% आइसोब्यूटेनॉल की तैयारी है, और इसकी भी तैयारी हो चुकी है। अब आती है बात सीएनजी की। सीएनजी में बायो सीएनजी का फैसला हुआ है, लेकिन यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया है दर्शकों, क्योंकि इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है, और यह तैयारी अभी नहीं होगी। इस तैयारी में समय लगेगा, सालों की मेहनत लगेगी। आपको बताएं, क्योंकि जो तस्वीरें अभी नजर आ रही है, सन्नी मेरे साथ आइए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में बड़ी संख्या में सीएनजी के पेट्रोल पंप पर लाइन लगती है, और आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लाइनें लगती हैं, यानी धीरे धीरे सीएनजी की निर्भरता बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये बायो सीएनजी क्या है। देश भर में E20 पेट्रोल पॉलिसी लागू हो चुकी है। सरकार ने संसद में E20 के फायदे भी गिना दिए हैं। पहले इसका विरोध किया गया, लेकिन अब सब साथ है। अब सरकार ने सीएनजी गाड़ियों की तरफ एक कदम बढ़ाया है। सरकार सीएनजी गाड़ियों में बायो सीएनजी मिलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने गोवर्धन नाम की एक योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 23,731 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक अगले 10 सालों के लिए लागू की जाएगी। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सीएनजी में बायो सीएनजी मिलाना अनिवार्य होगा। 2026-27 में 3% ब्लेंडिंग होगी, 2027 में 27-28 में 4% ब्लेंडिंग होगी, और 28-29 तक 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। जिसका सीधा मतलब क्या है दर्शकों, कि 2028-29 से सीएनजी गाड़ियों में 5% बायो सीएनजी लगेगी। सुनिए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। ये स्कीम गोवर्धन स्कीम है। इसमें बेसिकली जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, प्लस पाइप नेचुरल गैस भी देश में कई जगह कई शहरों में आया है। इन सब का इस बायोगैस के प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ कनेक्शन किया जाए। देश आत्मनिर्भर बने, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है।
विदेशों पर आत्मनिर्भरता कम हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। हमारा निर्यात बढ़े, आयात कम से कम हो, इसीलिए देश भारत आत्मनिर्भर बने, इसी के लिए ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अगर ये योजना आती है तो ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन इस पर भी दर्शकों अब अलग अलग तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको पूरी सच्चाई में बताता हूं कि आखिर ये है क्या। गोबर्धन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे किसानों को फायदा होगा और उनकी आय बढ़ेगी। दर्शकों, बायो सीएनजी बनाने के बाद जो कचरा बचेगा, जो खाद होगा दर्शकों, वो भी काम का होगा। गांव में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन से प्रदूषण कम होगा। गांव में बायोगैस संयंत्रों से जो संचालन और प्रबंधन होता है, उससे रोजगार मिलेगा। देश में बायो सीएनजी के उत्पादन से युद्धकाल में इसके दाम भी स्थिर रहेंगे। E20 के लिए इंजन की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। E20 में माइलेज और कुछ पार्ट्स पर असर की संभावनाएं जताई गई, लेकिन सीएनजी गाड़ियों के लिए बायो सीएनजी में ऐसा कोई झंझट नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी सीएनजी गाड़ियां बिना किसी बदलाव के ही चलती रहेंगी। ऑटो इंडस्ट्री सीएनजी गाड़ियों के पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार कर रहा है। सीएनजी गाड़ियों में बायो सीएनजी से ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियों में बदलाव की कोई जरूरत नहीं होगी। बायो सीएनजी मवेशियों के गोबर और पराली से बनाया जाता है। गीले कचरे और चीनी मिलके जैविक कचरे से भी इसे तैयार किया जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद बिल्कुल आम नेचुरल गैस की तरह ही ये होता है और इसमें मौजूदा सीएनजी पाइपलाइन के लिए बिना सप्लाई ही किया जा सकता है। इसके लिए अलग से पाइपलाइन या स्टेशन बनाने की जरूरत भी नहीं होगी और इसकी पूरी तैयारी है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मेरे हिसाब से काफ़ी स्मार्ट इनिशिएटिव है। ये एक और इनिशिएटिव है अपने फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। और अगर ये, क्योंकि ऑन पेपर ये बहुत ही अच्छी लग रही है, और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इट्स अ वेरी स्मार्ट रिसाइकलिंग इनिशिएटिव कि आप वेस्ट से बायोमीथेन या बायो सीएनजी बनाएं और फिर ट्रांसपोर्ट करके जो फॉसिल फ्यूल से सीएनजी मिलती है उसके साथ ब्लेंड करें और बेचें। दर्शकों, आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। देश भर में आजकल झूठ बड़ा बोला जाता है। एक छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, राई का पहाड़ बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दर्शकों राम मंदिर के मामले में। राम मंदिर में चोरी की घटना जब सामने आई तो बता दिया करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, कोई पैसे लूट के चला गया, कई लोगों ने हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया। ये सारी बातें फिजूल हैं दर्शकों। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इस मंदिर को बनने में भी जितना पैसा लगा है, अभी तक की पूरी ऑडिट रिपोर्ट आ गई। जब से ये तैयार हुआ है तब से लेकर अब तक की। अगली तस्वीर दिखाइए। इसको लेकर दर्शकों उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। सीएम योगी भी जवाब दे चुके हैं और सदन में समाजवादी पार्टी इसे सियासी मुद्दा बना रही है। 2017 तक के हमने बताया है कि किस प्रकार से कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद 2017 तक के 70 वर्षों में 7 डिकेड्स में किस प्रकार उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा हमने बताया है कि किस प्रकार से अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, संसद परिसर में भी इसे लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। सुनवाइए जरा। गद्दी छोड़, राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, इतना नैरेटिव बनाया गया कि इतना घोटाला हो गया, उतना घोटाला हो गया। कोई घोटाला नहीं हुआ है दर्शकों। ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। मैं आपको उस ऑडिट रिपोर्ट का सच बताता हूं। आइए जरा आपको जानकारी दे दें। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा सच सामने आया है। राम मंदिर का मामला कोई बड़े वित्तीय घोटाले का नहीं है। पहली खबर तो यह सुनिए।
बल्कि ये चढ़ावा गिनती के दौरान सामान्य चोरी का मामला है, जिसमें चढ़ावा गिनती के दौरान कुछ लोगों ने कैश की चोरी की और सरकार का यह दावा है कि दान की पूरी राशि का ऑडिट हो गया है। इस ऑडिट में मंदिर के 3,300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दुरुस्त है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की राशि का ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी ने किया है। इस ऑडिट में ऑडिटर MSB शंकर अय्यर एंड कंपनी से ऑडिट करवाया गया। ऑडिट के मुताबिक ट्रस्ट ने 1800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर खर्च किए, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ रुपए जमीन खरीदने पर खर्च किए। इसमें लेन देन कैश नहीं हुआ, सभी भुगतान बैंकिंग व्यवस्था से किए गए, जो राम मंदिर ट्रस्ट के तय नियम और बैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत है। यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है दर्शकों की लेन देन में गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। हालांकि अब तक सियासी दल ट्रस्ट में बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगाते रहे। कोई दल कहता है 500 करोड़ का हुआ, कोई दल कहता है 2000 करोड़ का हुआ। कुछ दल तो और आगे बढ़ गए। समाजवादी पार्टी ने तो आंकड़ा 20,000 करोड़ का बता दिया। ये सारा ढकोसला है दर्शकों, सब झूठ है। बावजूद इसके सरकार इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका ऐलान भी किया था। आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी है। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया, जो असली दोषी उनको छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। जो लोग राम पे राजनीति करते हैं, जो लोग राम के नाम पे सत्ता में आए, आज जब उसी के ऊपर लेके हम चर्चा चाह रहे हैं, चर्चा नहीं चाह रहे हैं। इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ दर्शकों, लेकिन आज सच सबके सामने आ गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जो रिश्तों को तार तार कर रही है। आजकल ना जाने दर्शकों क्या हो गया है, एक पति पत्नी का रिश्ता अब सिर्फ ऐसा लगता है पैसे के लिए रह गया है। कहीं 2 करोड़ के लिए पति का मर्डर हो गया, तो कहीं 50 लाख रुपए के लिए पत्नी का मर्डर हो गया। आइए आपको दिखाता हूं हुआ क्या। पहले आप ये देखिए, हमीरपुर में यह आरोपी पति अमर सिंह है। इसने 44 लाख रुपए बीमे की रकम के लिए अपनी पत्नी का ही मर्डर करा दिया है। सोचिए आप, बीमे के पैसे के लिए पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये चारों आरोपी हैं। इन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया, पूरी वारदात को अंजाम दिया, पूरी साजिश में शामिल रहे। इनके चेहरे दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी और ये गाड़ी जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल की थी पत्नी को कुचलने के लिए, दिखाइए जरा, इसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए,
ये तो हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इसका सच सबके सामने आ गया। और ये सच ऐसा है दर्शकों जो चौंकाने वाला है। आप सोचिए, किसी को पता ना चले, इसके लिए हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, हमीरपुर में पत्नी के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस जिसे सड़क दुर्घटना मान रही थी, ऐसी ही दुर्घटना हुई दर्शकों। वो खड़ी हुई थी, पीछे से पति आता है और टक्कर मारता है। वो पूरी तरह से साजिश रचकर किया गया मर्डर था। 29 जुलाई को सड़क के किनारे एक महिला का शव मिला। महिला की पहचान 32 साल की रीता के रूप में हुई। आपको बताऊं, पति अमर सिंह ने पत्नी रीता की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवा दी। सोचिए आप, मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस और पूछताछ ने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। पति अमर सिंह ने पत्नी रीता का, ये जो आप देख रहे हैं बीमे की रकम 44 लाख रुपए, इसके लिए मर्डर कर दिया। बीमे की रकम हासिल करने के लिए रीता को मारने की साजिश रची। हत्या को सड़क हादसे के रूप में दिखाने की पूरी सटीक प्लानिंग की दर्शकों से, ताकि बीमा कंपनी से क्लेम आसानी से मिल जाए। पूरी साजिश में पति समेत 4 लोग शामिल थे। पति अमर सिंह को 15 लाख रुपए मिलने थे, बाकी 3 अन्य आरोपियों में रकम बांटी जानी थी। लेकिन आप सोचिए, पहले सड़क किनारे पत्नी रीता को टक्कर मारता है अमित, टक्कर के बाद रीता के ऊपर दोबारा कार चढ़ा देता है। हत्या को पूरी तरह से सड़क हादसा दिखाने की इन लोगों की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस की जांच में आरोपियों का खेल सामने आया और उनका प्लान फेल हो गया। आरोपी पति अमर सिंह समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को लेकर पुलिस की टीम ने खुलासा किया है। सुनिए जरा। सबने मिल करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला का पहले बीमा कराया और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए और गाड़ी, एक अर्टिका गाड़ी है, उस अर्टिका गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की गई। हाँ, ये उसके पिता के द्वारा बताया गया कि इसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। 3-4 साल पहले ही ये अमर सिंह के साथ प्रेम विवाह करके रह रही थी। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पहले टक्कर मारे, इसके बाद पुनः जो है उसकी बॉडी को रख करके उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। यहां पत्नी को मारा, अब इधर पत्नी ने पति को निपटा दिया। और दर्शकों, खबर यह है कि यहां पर मामला 2 करोड़ का है। यह आप देखिए, पति पत्नी है, किसी को शक भी नहीं होगा। पति पत्नी लंबे समय से साथ में रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। लेकिन पत्नी एक प्रेमी के चक्कर में पड़ जाती है और फिर पत्नी और ये प्रेमी मारने की प्लानिंग करते हैं। ये अपने ही पति को मारने की पूरी तैयारी कर लेती है। अगली तस्वीर दिखाइए। खबर यह है दर्शकों कि अब जिस कब्र में दफनाया गया था उसको निकाला गया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि यहां पर भी मामला बड़ा पेचीदा है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तो टक्कर मारी गई थी, हादसा दिखाया गया था, लेकिन यहां तो एक कदम और आगे बढ़ा गया। आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया है दर्शकों। कर्नाटक के बेलगावी में एक पूर्व सैनिक की मौत पर सवाल उठे। संदीप मंजारी इनका नाम है। 3 महीने पहले सड़क दुर्घटना में ये घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, सुपुर्दे खाक कर दिया। कुछ दिनों बाद संदीप के परिवार ने पत्नी सुमा मंजारी पर आरोप लगाया। सुमा मंजारी ने प्रेमी पुंडलिक डोमर, ये दोनों खड़े हुए देखिए आप, दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसे जहर दिया गया। ग्लूकोज की बोतल में जहर देकर मार दिया। सोचिए आप, घटना को लेकर प्रेमी का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में प्रेमी ने कई सनसनीखेज दावे किए। प्रेमी पुंडलिक ने संदीप मंजारी के 2 करोड़ के बीमे का जिक्र किया। पत्नी बीमे का पैसा मिलने के बाद प्रेमी के साथ रहने की बात करती है। प्रेमी ने अब यह दावा किया है कि संदीप की मौत से पहले उससे कीटनाशक लाने के लिए कहा था। परिवार की शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद बेलगावी पुलिस ने पूरे मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। कोर्ट से अनुमति के बाद संदीप का शव कब्र से बाहर निकाला गया। शव से सैंपल लेकर उन्हें एफएसएल की जांच के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने संदीप की पत्नी सुमा मंजारी से भी पूछताछ की है। कथित प्रेमी पुंडलिक डोमर से भी सवाल जवाब किए गए हैं। और दर्शकों, आपको एक बड़ी खबर बताता हूं। पुलिस का यह कहना है कि अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पूरा मामला
साफ हो जाएगा। क्या 2 करोड़ का बीमा पाने के लिए संदीप मजारी की इन लोगों ने हत्या की है? सोचिए आप दर्शकों, देश में हो क्या रहा है? रिश्तों को ताक पर रखा जा रहा है। मर्डर इसलिए किया जा रहा है ताकि बीमे की रकम मिल जाए। ये सोचना होगा हमारा समाज कहां जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवत गीता से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हर बार जीत ही हासिल करता रहेगा तो हार का स्वाद कैसे चखेगा? हार और जीत, दुख और सुख, सफलता और असफलता, यही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इनका संतुलन ही मनुष्य को वास्तविक ज्ञान और विनम्रता सिखाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उदास ना हो। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।